स्वागत है आप सभी का सक्सेस मंत्रा पर। तो आज हम हिंदी की क्लास जो है शुरू करने वाले हैं, जो कि आपके लिए यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए रहने वाली है। तो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं उनको हम जानेंगे यहाँ पर। तो आइएगा शुरुआत करते हैं हिंदी के प्रश्नों के साथ। यहाँ पर देखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है, तो आप आगे नहीं जान पाएंगे। तो हिंदी का विकास सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा, फिर आपकी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी जो है यहाँ पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आदि जननी कहा जाता है संस्कृत को। आदि जननी किसको कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत से जो है काफी शब्द जो है हिंदी में लाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है जननी कहा जाता है आदि जननी संस्कृत को, और आपकी निकटतम जननी कहा जाता है अपभ्रंश को, क्योंकि यहाँ पर हिंदी से पहले भाषा कौन सी थी, अपभ्रंश थी। ठीक है, कौन सी थी, अपभ्रंश थी। तो यहाँ पर जो है निकटतम जननी अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है। हिंदी में जो है 5 उपभाषा वर्ग हैं आपके, और यहाँ पर 17 से 18 बोलियां हैं। आप कहेंगे 17 से 18 कैसे होगी, है ना, ये फर्क क्यों आ रहा है। देखिए, पहाड़ी हिंदी में जो है आपकी 3 बोलियां मानी जाती हैं। कौन कौन सी, यहाँ पर कुमावड़ी, गढ़वाली और जौनसारी। अगर आप तीनों मानते हैं तो आपकी 18 है। अगर आप कुमावड़ी और गढ़वाली मानते हैं, जौनसारी को नहीं मानते हैं, तो वहां पर आपकी कितनी भाषा हो जाती है, 17 हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर तीनों को माना जाता है तो 18 होंगी, अगर 2 को माना जाता है तो आपकी कितनी होंगी, 17 होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 17 नहीं दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगर 17 भी ऑप्शन में होता, अगर 17 भी ऑप्शन में होता तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है बदली हुई होती, वो उसी तरह से जो है घुमा कर देता। ठीक है, कि पहाड़ी हिंदी में जो है 3 बोलियां मानी जाती हैं, तो उसके अनुसार जो है टोटल कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 18 है, अगर 2 को मानता है तो 17 है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको आंसर करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है। कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सी बोली नहीं है आपको बताना है। मारवाड़ी नहीं है, बुंदेली नहीं है, मेवाती नहीं है, मालवी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 4 बोलियां हैं। 4 बोलियां हैं जो आपकी उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, वो आपकी मेवाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी दक्षिणी और राजस्थान में बोली जाती है, वो आपकी मालवी है, तो मालवी भी आएगी, है ना, ये भी राजस्थान में बोली जाती है। फिर आपकी पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, और पूर्वी राजस्थान में आपकी जयपुरी बोली जाती है। तो जयपुरी यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर आपका नहीं के लिए कौन सा बन जाएगा, बुंदेली, क्योंकि ये राजस्थान में नहीं बोली जाती, ये राजस्थान में नहीं बोली जाती। देखिए, पश्चिमी हिंदी में उपभाषाएं मतलब जो है आपकी बोलियां हैं, उसमें 5 बोलियां हैं आपकी। हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, और कन्नौजी है, और बुंदेली है। ठीक है, ये आपकी पश्चिमी उपभाषा के अंदर बोलियां आती हैं, तो ये आपकी बुंदेली वहां से ली गई है, जो कि राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, ये आपको बताना है। हेमचंद्र थे, सोम प्रभु सूरी थे, शंभू थे, या फिर रामचंद्र थे। तो आपको बताना है यहाँ पर कि अपभ्रंश के प्रथम कवि की बात की गई है कि प्रथम कवि जो है कौन थे। तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम कवि कौन थे आपके, शंभू थे। कौन थे, शंभू थे। यहाँ पर ये इन्होंने एक रचना रची थी, जो कि क्या थी, पौंचर्यू, ठीक है, नामक रचना थी। और अपभ्रंश के इनको जो है वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश के वाल्मीकि इनको जो है कहा जाता है। इन्होंने अपृष्ट, क्या कहा मैंने, अपृष्ट नामक रचना भी रची थी, जो कि क्या थी, कृष्ण भगवान जी से संबंधित थी। किससे, कृष्ण भगवान जी से संबंधित थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभाव किसे माना जा सकता है। क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभाव किसे माना जा सकता है। प्राकृतिक से, संस्कृत से, पाली से, अपभ्रंश से। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है, आपका संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और फिर आपकी हिंदी। तो यहाँ पर पूछ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभाव जो है किसके अकॉर्डिंग माना जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसको माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है प्रबंध चिंतामणि का, कार्य उक्ति का, व्यक्ति प्रकरण का, राउल वैली का। शिलाओं पर लिखा हुआ काल है, शिलाओं पर लिखा हुआ काल है। जल्दी से बताएंगे सभी राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। यह प्रथम चंपू काव्य ग्रंथ है जो कि गद्य प्लस पद शैली से जो है लिया गया है। देखिए किससे लिया गया है? गद्य, ठीक है, प्लस में पद शैली से जो है लिया गया है। और इसको क्या है? राउल वैली, क्या कहा जाता है? राउल वैली कहा जाता है। ठीक है जी, क्या कहा जाता है? राउल वैली कहा जाता है। इसके कवि कौन थे? तो इसके कवि कौन थे? आपके रोड़ा थे। क्या थे? रोड़ा थे। रोड़ा कह लो, रोड कह लो, ठीक है जी। तो ये इनके जो क्या थे? कवि थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? तो आपके चंद्र बरदाई हैं। कौन है? चंद्र बरदाई हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं हरिभद्र सूरी, शंभु, शालिभद्र सूरी या फिर पुष्पदंत। तो आपको बताना है यहाँ पर अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। तो यहाँ पर अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन कहलाते हैं? शंभु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? शंभु कहलाते हैं। ठीक है जी, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिएगा क्या है। प्रकृति पेंगलम का वर्ण्य विषय क्या है? अलंकार है, छंद है, शब्द शक्ति है, शब्द शुद्धि है। तो बताएंगे प्रकृति पेंगलम का वर्ण्य विषय कौन सा है? देखिए प्रकृति पेंडुलम वर्ण्य विषय क्या है? छंद है। ठीक है, ये जो है आपका किससे रिलेटेड होता है? किससे संबंधित होता है? छंद से संबंधित होता है। छंद से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, श्याम सुंदर दास की है या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो आपको बताना है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ये जो है उक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, ये परिभाषा के विषय में इन्होंने 1903 से 1921 तक, ठीक है जी, 1903 से 1921 तक, 1903 से लेकर 1921 तक 18 साल इस पर जो है कार्य किया। कितने वर्ष? 18 वर्ष। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है 18 वर्ष जो है इन्होंने प्रयागराज से निकलकर जो है पाली पत्रिका संपादन के रूप में जो है इस पर कार्य किया था। सरस्वती पत्रिका संपादन इसका जो है नाम था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी की सेवा की थी, इसलिए इनके नाम पर दूसरे युग के नाम से जो है इनको जाना जाता है। और द्विवेदी युग का नामकरण इनके नाम पर हुआ था। द्विवेदी युग का नामकरण भी इनके नाम पर ही हुआ था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। समय गवाह है बेचैनी आगे की रहा है, यह किसकी पंक्ति है? राम कमल चौधरी की है, धूमिल की है, चंद्रकांत देव ताले की है, लीलाधर की है। तो आपको बताना है समय गवाह है बेचैनी आगे की रहा है, यह किसकी पंक्ति है? यह किसकी पंक्ति है ये आपको बताना है। देखिए इनका जो है एक काव्य ग्रंथ आया था सड़क से सड़क तक। ठीक है, किसका आया था? सड़क से सड़क तक। यहाँ पर धूमिल का, किसका? धूमिल का, क्योंकि इनकी ही ये क्या है? पंक्ति है। इनका एक काव्य ग्रंथ आया था सड़क से सड़क तक।
ठीक है। और 1979 में यहाँ पर जो है कल सुनना मुझे, इसकी रचना के लिए इनको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है जी, जिसमें जो है इन्होंने क्या बताया था, कल सुनना मुझे, इस रचना के लिए जो है इनको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और सुदामा पांडे धूमिल इनका जो है पूरा नाम है। क्या नाम है इनका पूरा नाम? सुदामा पांडे धूमिल इनका क्या है, पूरा नाम है। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या कहता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? क्या कहता है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? कामयानी है, प्रिय प्रवास है, साकेत है, या फिर लोकायतन है? तो बताएंगे यहाँ पर पहला महाकाव्य कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर कामायनी किसके द्वारा है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा है। प्रिय प्रवास आपका किसके द्वारा है? हरि औंध द्वारा रचित है। ठीक है। साकेत किसके द्वारा है? आपका मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित किया गया है। और लोकायन आपका पंत जी के द्वारा रचित किया गया है। ठीक है। तो खड़ी बोली का जो है यहाँ पर महाकाव्य पूछा गया था, तो खड़ी बोली का किसके द्वारा है? आपका प्रिय प्रवास के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिय प्रवास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस काव्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? कहता है किस प्रकार का विशेषण है। किसमें पूछा है? अच्छे में पूछा है। सरनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिएगा यहाँ पर अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे क्या है यहाँ पर? विशेष्य है। और अच्छे, अच्छे क्या है? उसकी गुणता है ना, उसके अंदर गुण है। तो गुण है तो वहां पर क्या बन जाएगा? गुणवाचक विशेषण बन जाएगा, गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी में काव्य शास्त्र की पहली पुस्तक है, हिंदी में काव्य शास्त्र की पहली पुस्तक है रस कलश, रसिक प्रिया, साहित्य लहरी, या फिर काव्य निर्माण। तो हिंदी काव्य शास्त्र की पहली पुस्तक कौन सी है, ये आपको बताना है। तो बताएंगे जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? तो पहली पुस्तक आपकी कौन सी है? साहित्य लहरी। कौन सी है? साहित्य लहरी। तो सूरदास जी की है ये। किसकी है? सूरदास जी की है। ठीक है जी, आपको ये बात याद रखनी है कि ये किसकी है? सूरदास जी की है। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्या कहता है। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? बिसल देव रासों के द्वारा, संदेश रासक के द्वारा, पृथ्वीराज रासों के द्वारा, या फिर कुमान रासों में? तो बताएंगे यहाँ पर सर्वप्रथम किस ग्रंथ में जो है 12 मासा का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में जो है 12 मासा का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर जो है किस में मिलता है? बीसल देव रासों में। किस में मिलता है? बीसल देव रासों में मिलता है। तो इनमें जो है 12 मासा सर्वप्रथम ग्रंथ की जो है रचना किसने की थी? नरपति नालय में जो है की गई है। नरपति नालय में जो है की गई है। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है, दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, व्यक्तिक यथार्थ है, या फिर यथाशक्तिवादी है? तो प्रगतिवादी काव्य दृष्टि क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है आपका? वर्ग चेतना प्रधान है। क्या है? वर्ग चेतना प्रधान है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के पहली बैठक हुई थी, जिसकी मध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है की गई थी। जिसकी पहली अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है की गई थी। यह वर्ग चेतना क्या था? प्रधान था। ये क्या था? वर्ग चेतना प्रधान था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अद्भुत मत किसका पर्यायवाची है? अवधूत मत किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। सिद्ध संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का, बौद्ध संप्रदाय का, या फिर सूफी संप्रदाय का? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? नाथ संप्रदाय का। नाथ
संप्रदाय का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणवाद से है, निर्गुणवाद से है, नारपंथ से है, या फिर सगुण निर्गुणवाद से है? तो नामदेव का संबंध जो है किस प्रवृत्ति से है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये किससे संबंधित है? सगुण निर्गुणवाद से संबंधित है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? नंद दुलेरे वाजपेयी थे, विजय देव नारायण स्याही थे, शिवदान सिंह चौहान थे, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह थे? तो आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा यह पत्रिका क्या थी, दिल्ली से निकलती थी, राजकमल प्रकाशन से। ठीक है, और 1950 में इस पत्रिका का स्थापना जो है हुई थी, और प्रथम संपादक कौन कहलाए थे? शिवदान सिंह चौहान कहलाए थे। कौन कहलाए थे? शिवदान सिंह चौहान जो है कहलाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम क्या है? हिंदुस्तानी है, अंत भारतीय है, वर्तमान साहित्य है, या फिर रामकालीन भारतीय साहित्य है? तो साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर? समकालीन भारतीय साहित्य, समकालीन भारतीय साहित्य। ठीक है जी, चलेगा क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला था? सरस्वती का संपादन भार जो है कब संभाला था? ये आपको मैंने बताया था 1903 से 1921, है ना, 1903 से 1921, 18 साल तक जो है संभाला था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय ज्ञानपीठ की साहित्य पत्रिका है कादम्बिनी, नया ज्ञानोदय, साहित्यिकी, नवनीत। भारतीय ज्ञानपीठ की साहित्य पत्रिका आपको बतानी है। तो बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? नया ज्ञानोदय। महावीर ज्ञानपीठ की साहित्य पत्रिका कौन सी है? नया ज्ञानोदय। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास गोविंद मिश्र को वर्ष 1998 ईस्वी में सम्मान प्राप्त हुआ। सरस्वती सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान, साहित्य अकादमी, या फिर व्यास सम्मान? तो बताना है 5 आंगनों वाला घर उपन्यास गोविंद मिश्र को वर्ष 1998 ईस्वी में सम्मान प्राप्त हुआ था। कौन सा प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है कौन सा प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। कौन सा? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। किस साहित्यकार को संपूर्ण साहित्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा पुरस्कृत किया गया? नरेश मेहता को, महादेवी वर्मा को, अज्ञे को, या फिर कुंवर नारायण को? तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए नरेश मेहता का कब आया था? 1992 में आया था। ठीक है जी, 1992 में आया था। ठीक है, और कुंवर नारायण का कब आया था? 2005 में आया था। और इन दोनों को ही जो है माना गया है, इन दोनों को ही जो है माना गया है। तो ए एंड डी दोनों ही क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ए एंड डी दोनों ही क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर 1982 में महादेवी वर्मा को, और 1900 यहाँ पर 78 को किसको माना गया था? अज्ञे को माना गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत मगध काव्य के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, श्रीकांत वर्मा है, नरेश मेहता है, या फिर कुंवर नारायण है? तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत मगध काव्य के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा है, श्रीकांत वर्मा है। ठीक है जी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है जी, और अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को शेयर भी किए, और चैनल को सब्सक्राइब भी जो है आप सभी जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25।
संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं आपको बताना है। 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं या फिर 5 हैं? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संख्या के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए अर्थ की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो है इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, आपका द्रव्यवाचक, समूहवाचक और आपका भाववाचक। ठीक है, तो ये 5 भेद जो है होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक में वो होता है जहां पर आपके समूह की बात होती है। ठीक है, जातिवाचक जहां पर आपके समूह की बात होती है वहां पर जो है आता है। कामायनी ये क्या है? आपका व्यक्तिवाचक है। सुशील ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यहाँ पर किसी विशेष का जब नाम लिया जाता है। तो कामायनी किसी का नाम है, सुशील किसी का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर, भाई डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है ना, डॉक्टर कोई भी हो सकता है। बुढ़ापा ये क्या है? आपका भाववाचक है, लेकिन जातिवाचक क्या है? डॉक्टर। ठीक है जी, डॉक्टर। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी विशेष का नाम नहीं लिया गया है। डॉक्टर जो है पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? मोहन, नदी, अयोध्या या फिर हरियाली। जहां पर कोई भाव प्रकट होता है तो वहां पर आपकी भाववाचक संज्ञा आती है। तो मोहन क्या है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का यहाँ पर जो है विशेष कोई नाम जो है होता है, तो वहां पर क्या होता है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो मोहन तो यहाँ पर क्या है? नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अयोध्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हरियाली क्या है? भाव है ना। सब्जी हरी हरी है, हरियाली ये क्या है? भाव है। तो यही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। वह घर से बाहर आया, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कारक कितने हैं। कारक देखिएगा आपके 8 प्रकार के होते हैं और ये 8 प्रकार आपको जो है पता होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला है कर्ता कारक, जहां पर ने काम करने वाले के लिए प्रयोग होता है। कर्म कारक को यानी कि जिस पर काम का क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। कर्म से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता क्या करता है? काम करता है। संप्रदान कारक को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है वहां पर इस्तेमाल होता है। अपादान से अलग, जहां पर अलगाव प्रस्तुत होता है यानी कि अलग होने का भाव आता है, तो वहां पर आपका अपादान आता है। संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, जे, जहां पर अन्य पदों से संबंध स्थापित होता है तो वहां पर आपका संबंध कारक आ जाता है। फिर है अधिकरण कारक, में, पर, क्रिया के आधार पर जब कोई कार्य होता है। संबोधन कारक, हे, अरे, अजी, किसी को जब पुकारा या फिर बुलाया जाता है तो वहां पर जो है आपका क्या हो जाता है? संबोधन कारक यूज हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आपको बताना है कि वह घर से बाहर आया। घर से बाहर आया, तो यहाँ पर ये क्या है? कारक चिन्ह है। ये क्या है? कारक चिन्ह है। तो घर से बाहर आया, कोई अलगाव प्रस्तुत हो गया, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जहां पर अलगाव प्रस्तुत हो जाए तो वहां पर क्या होता है? आपका अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आपको बताना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया संबंध कारक के यहाँ पर जो है कौन कौन से होते हैं? का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं? संबंध कारक में आते हैं। तो यहाँ पर अब आप बता पाएंगे कि कौन सा होगा? का, की, के, रा, री, रे, ये किस में आते हैं? संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा युग्म असंगत है? पेड़ से फल गिरा, है ना, अलगाव प्रस्तुत हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अलगाव प्रस्तुत हो रहा है।
और मैंने उसे पढ़ाया है। कर्ता है ना। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है। संबंध आजकल वह घर पर ही है। अधिकरण है ना। तो यहाँ पर जो है आपका अधिकरण, ठीक है। तो यहाँ पर गलत क्या है, इसने पूछा है कि असंगत कौन सा है। क्या कहता है, असंगत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको का की के, मैंने आपको बताया कि संबंध कारक है, अन्य पदों से संबंध स्थापित हो रहा है ना। और बाकी आपका, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। आजकल वह घर पर ही है, अधिकरण कारक हो जाएगा। मैंने उसे पढ़ाया, ने के लिए आपका कर्ता ने, कारक का सॉरी कर्ता के लिए होता है। पेड़ से फल गिरा, यहाँ पर अलगाव प्रस्तुत हो रहा है कि पेड़ से क्या हो चुका है, फल गिर रहा है। जहां पर अलगाव प्रस्तुत होता है, जहां पर अलगाव प्रस्तुत होता है वहां पर अपादान कारक होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। लेकिन इसने क्या कह दिया, करण कारक, ठीक है, करण कारक कह दिया। तो यही क्या है, असंगत है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नामांकित में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है। क्या, कुछ, कौन, वही। देखिए जहां पर कोई चीज क्या है, निश्चित नहीं है। मैंने कह दिया कि दूध में मक्खी गिर गई, है ना। निश्चित नहीं है कि क्या गिरा, निश्चित नहीं है कि क्या गिरा, कुछ गिरा, है ना। वहां पर क्या हुआ कि कुछ गिरा है, ऐसा वर्ड आता है। तो कुछ यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है। क्या, क्या लेकर आए, ये तो क्या है, प्रश्नवाचक है। वहां कौन है, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक है। वही, यह, वह, ये आपके किस में आ जाते हैं, निश्चित वाक्य में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके यहाँ पर अनिश्चित वाचक को। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया कि अनिश्चित क्या है और निश्चित क्या है। तो यहाँ पर अब इसका आंसर आप सभी मुझे करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये था आज की आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी का भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर पाऊँ। और सभी स्टूडेंट क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़े रहेंगे सक्सेस मंत्रा पर। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।